नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हमने की है और आपको बताते चले कि सम्राट अशोक की जयंती को लेकर विवाद था जिसे हमने सुलझाया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा बयान दिया है सम्राट अशोक की जयंती को लेकर। बताते चले कि नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी शुरुआत पहले हमने की थी। सीएम ने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिवस पर काफी विवाद था, जिसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाकर तय किया कि अष्टमी के दिन ही जयंती मनाई जाएगी। सीएम ने सभी से इसी दिन सम्राट अशोक की जयंती मनाने की अपील भी की और साथ ही मुख्यमंत्री ने एक दिन के अवकाश की भी घोषणा की है। उन्होंने आज के दिन राजकीय समारोह घोषित किया है। लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है, तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव के नतीजे को भी लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां जो रिजल्ट आया वो सबको चौंका दिया गया, जहां जीत पक्की लग रही थी वहां भी हार हो गई। ये है अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहां पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है, इसका तो कोई वैसा चीज नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोचहा को भी लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीत पक्की होगी, वहीं 10 अप्रैल को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। भी जा रहे हैं सर, 10 तारीख को सर कल हम जा रहे हैं, तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसमें तो जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रवि, देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े बयान दिए। सबसे पहले बात अगर सम्राट अशोक की जयंती को लेकर करें तो उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हमने की थी और इसे हमने सुलझाया जयंती को कि कब जन्म दिवस उनका मनाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए विधान परिषद चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक जगह पे वो पहुंचे थे और सम्राट अशोक जो पटना में कन्वेंशनल हॉल है वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पे उन्होंने फूल माला चढ़ाया और सम्राट अशोक को लेकर के जो चर्चाएं पिछले दिनों से चल रही हैं, जैसे कल बीजेपी कल जयंती मनाई, लेकिन आज नीतीश कुमार ने खुले रूप से ये बात कही कि सम्राट अशोक की जो जयंती है वो आज है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट भी बुलाए थे और चूंकि उनका जन्म दिवस को लेकर के कई स्पष्ट रूप से कोई मान्यता नहीं रही है, लेकिन एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ये बातें सामने आई कि आज अष्टमी के दिन उनकी जयंती मनाई जाएगी और इसे लेकर के एक दिन का अवकाश बिहार में घोषित किया गया है। इसे राजकीय
समारोह भी घोषित किया गया है। तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कही कि जो लोग भी दूसरे दिन अगर मनाते हैं सम्राट अशोक की जयंती तो उसे आज मनाया जाना चाहिए। एक ढंग से उन्होंने इशारे भी इस बात के किए हैं। लेकिन उससे बड़ा बयान उन्होंने विधान परिषद चुनाव को लेकर के दिया है, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव को लेकर के जैसे तेजस्वी काफ़ी उत्साहित हैं, बीजेपी को भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 7 सीटें मिली है, जबकि तीसरे स्थान पर जदयू रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि इसमें आम लोग वोटिंग नहीं करते हैं और जो मतदान होता है वो किस ढंग का मतदान होता है सब लोग जानते हैं, और इसमें जो जीत हुई है वो सबको बधाई भी उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि कई जो उम्मीदवार जहां से जीत पक्की थी वो चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि उपचुनाव बोचहा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट आश्वासन उन्होंने दिया है कि यहाँ पे उनकी जीत पक्की हो सकती है। तो एक ढंग से कहें कि अगर बोचहा में जीत होती है तो विधान परिषद के जो उपचुनाव, जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ है उसकी कमी पूरी हो सकती है। जी वाकई रवि, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ा बयान सामने, अगर बात करें हम एमएलसी चुनाव की, तो एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए उसे भी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। तो अब कहीं ना कहीं जेडीयू को एक मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। जी निश्चित रूप से देखिए, पिछला अगर विधानसभा का आप अगर चुनाव देखें 2020 का, तो वहाँ पे भी जो जदयू है वो तीसरे नंबर पे आई। आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, बीजेपी को, उसके बाद तीसरे नंबर पे जदयू आई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन उस पर सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जब विधान परिषद का 24 सीटों पे चुनाव हुआ, वहाँ भी तीसरे नंबर पे अगर पार्टी आती है तो सोचने वाली बात होती है। और पार्टी में निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तमाम संगठन के जो नेता हैं इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें और नतीजों को कैसे परिणत करें। और यही एक बड़ा चैलेंज जो है वो बोचहा को लेकर के होने वाली है। जी वाकई, और देखिए अगर बात बोचहा की करें कि चैलेंज तो होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहा है कि यहाँ पर जीत सुनिश्चित है और 10 अप्रैल को वो प्रचार प्रसार पर भी जाएंगे। रवि, देखिए बोचहा के जो उपचुनाव है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल त्रिकोणीय है। वो सीट जो है वो वीआईपी की सीट रही है, वहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो वीआईपी के उम्मीदवार रहे हैं। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, लेकिन बीच में जिन जिनसे राजनीतिक उठापटक हुई, जो उनके परिवार के जो बेटे हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए, जो कुछ और उम्मीदवार थे वो दूसरे दल में चले गए, तो उसको लेकर के काफ़ी जो है वहाँ पर टसल है। हालांकि नीतीश कुमार कल प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव वहाँ पे बोचहा में प्रचार करेंगे। तो दोनों जो है तेजस्वी और नीतीश अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब देखने वाली बात हुई कि वहाँ पे जीत जो है वो किसको मिलने वाली है। चलिए रवि, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना के मनेर में एक नाव गंगा नदी में डूब गई है। आपको बताते चलिए बड़ी खबर पटना से, जहां एक नाव गंगा नदी में डूब गई है। आपको बताते चले कि कुछ लोग नाव पर सवार थे। नाव पर 3 लोग सवार थे, जो कि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और नाव पर सवार होकर जो थे लोग वो गेहूं काटने जा रहे थे। अब जो है लापता लोगों की तलाश जारी। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, पटना के मनेर से ये बड़ी खबर, जहां गंगा नदी में नाव डूबी है और नाव पर सवार 3 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर सवार होकर गेहूं काटने जा रहे थे और लापता लोगों की तलाश जारी है। और अब बात महंगाई की। महंगाई जो है आसमान छू रही है और इससे जो है आम लोगों के बजट बिगड़ रहे हैं। बात करें अगर सब्जियों की, तो तमाम जो सब्जियां लगभग सब जो 60 से 80 रुपए के पार बिक रहे हैं। अगर बात नींबू की करें तो नींबू भी 15 से 20 रुपए पीस बिक रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के घरों का बजट खराब कर दिया है। सब्जियों कोई भी हो, सबकी कीमत जो है करीब करीब एक जैसी है। सब्जियां 60 से 80 के रेंज में बिक रही है। नींबू जो है वो 15 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है। ग्राहक परेशान है तो दुकानदार बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर सब्जियों पर देखा जा रहा है। डाक बंगला चौराहे पर सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण ने। इन दिनों सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों के घर के जो बजट है उसे बड़ा बिगाड़ दिया है।
और हम अभी यहाँ पे बोरिंग रोड में हैं और यहाँ पे सब्जियों के जो दाम हैं वो किस कदर बढ़े हैं और क्या इसके आज के तारीख में किस रेट से मिल रहे हैं, इसे देखते हैं और लोगों पर इसका क्या प्रभाव है। भैया ये भिंडी कैसे है? भिंडी 70 रुपये किलो से। भिंडी 70 रुपये किलो और परवल? पूरा तल दिया। परवल 80 रुपये किलो। 600 ग्राम। ये जरा देखिए कि परवल 80 रुपये किलो है, भिंडी 70 और ये कटहल कैसे दे रहे हो? 60 रुपये किलो। और नींबू सुनते हैं आजकल बड़ा महंगा हो गया। नींबू का आमदनी नहीं है, ऊपर से फसल खराब हो गया है अमरदास में। नींबू 20 रुपये जोड़ा बिक रहा है, बड़ा नींबू, छोटा नींबू 15। इतना महंगा क्यों हो गया? बोले फसल खराब हो गया नींबू का, और ऊपर से ट्रांसपोर्ट महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आप रुपये है कि कच्चा सामान का दाम बढ़ेगा। देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो असर है वो सब्जियों पर दिख रहा है और जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो जो सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना आपके घर का जो बजट है उस पर असर पड़ा है? मतलब अमूमन कह सकते हैं कि जो सीजनल फल है या सब्जियां हैं तो ठीक ठाक है, 20% करीब बढ़ा है करीब। जो अमूमन 30 से 40 के रेंज में आ जाता था, आज वो रफली 50 to 80 रुपीज के रेंज में है। निश्चित रूप से। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, हेलो मैम, सब्जियाँ जिस कदर महंगी हुई हैं, लगता है कि घर के बजट पर ज्यादा असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है असर। हम लोग तो वैसे भी स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप लोगों को ज्यादा मुश्किल हो गई है? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए तो जिस कदर यहाँ सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो तमाम लोगों को परेशान कर रखा है और जो दुकानदार हैं उनका तर्क है कि जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसका असर सब्जी के दामों पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। और मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही। बात अगर पटना की करें तो लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने आगे भी मौसम जो है वो लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए लू का अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी के कारण तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे फल और पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गर्मी के कारण लोग काफी परेशान हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। चिलचिलाती धूप और गर्मी से राजधानी पटना के लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इनकी परेशानी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 72 घंटों तक इस गर्मी से यहां के लोगों को निजात नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजधानी पटना में 20 से 25 सालों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आने वाले दिनों में राजधानी पटना में जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड की जा सकती है और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो गर्मियों से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा सत्तू और फलों की बिक्री ज्यादा होने लगी है। पेय पदार्थ का लोग सहारा ले रहे हैं क्योंकि इस गर्मी से सिर्फ पेय पदार्थ ही बचाव कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, चिलचिलाती धूप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में पेय पदार्थ ही एकमात्र सहारा है जो लोगों को राहत दे रहा है। न्यूज 18 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस गर्मी में घर से बाहर अगर बहुत जरूरी हो तभी निकले और जब भी घर से बाहर निकले आप ग्लव्स पहने, अपने सर को ढके और समय समय पर पानी पीते रहें। नारियल पानी की खूब जमकर खरीदारी हो रही है क्योंकि पेय पदार्थ के इस्तेमाल से ही इस गर्मी से निजात पाया जा सकता है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात पूर्णिया की। पूर्णिया में आपको बताते चले कि महिला से चेन छिनताई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताते चले आपको कि इसमें जो है बाइक सवार लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पीटा भी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर खड़ी है, तभी 2 बाइक सवार वहां पहुंचते हैं और गले से चेन छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाग रहे दोनों चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। 2 तस्वीरें आपके सामने इस सीसीटीवी फुटेज की देखिए। सीसीटीवी फुटेज जहां ये पूरी वारदात कैद हुई है, महिला से चेन छिनताई की, फिर लोगों ने किस तरह से 2 चोर को पकड़ा और पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। तो आया और हमको कहा
उसका घर देखे हम तो किसका है सही, हम बोले बस छीन के भाग गया। क्या चीज छीना गया? चेन कौन सी का चेन था? सोना का था। कितना भरी था? 16 ग्राम। क्या थाना से अब तक पनौटी थाना से आपके यहाँ कोई आए, आवेदन आपने दिया? और अगली खबर भी पूर्णिया से, जहां उत्पाद विभाग कार्यालय में शराब की तस्करी में जब्त गाड़ियों की नीलामी में गड़बड़ी का मामला सामने। आपको बताते चले कि ये खबर सामने आ रही, जहां जो शराब की तस्करी में गाड़ियां जो जब्त की गई है उसकी नीलामी में धांधली हो रही है। और आपको बताते चले कि नीलामी में शामिल लोगों ने उत्पाद विभाग में काम कर रहे अधिकारी पर नीलामी में धांधली करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के मुताबिक नियमों की अनदेखी कर वाहनों की नीलामी की जा रही है। तस्करी में जब्त गाड़ियों की नीलामी अधिकारी अपने रिश्तेदार के नाम पर करा रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। हालांकि उत्पाद अधीक्षक ने नीलामी को सही बताया है। उत्पाद अधीक्षक के बड़ा बाबू हैं, उन्होंने ही अपने भाई के नाम से लिया, जबकि भाई के नाम से नीलाम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सरकारी कर्मी है। और सिर्फ ट्रैक्टर का नीलाम हुआ था जो विदाउट नंबर का है, और लेकिन आज वो 3 महीने के बाद सेप्टिक टैंक भी उसी में जोड़ के ले जा रहे हैं, जो जांच का विषय है। ट्रैक्टर के साथ एक शराब टंकी में शराब पकड़ी गई थी, जिसका राजसात किया गया और राजसात करने के पश्चात नीलामी की गई। नीलामी करता अभी तक नहीं ले गया था, जिसको सारा ट्रैक्टर और ये टंकी को लेकर। और अब बात है सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी गांव में सरकारी अस्पताल वहां पर जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो वहां पर मरीज हैं उन्हें दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही और इसका सीधा सीधा असर जो है वो मरीजों पर पड़ रहा है। जरूरी दवाएं जो है वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अस्पताल का भवन भी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सरकारी अस्पताल का जायजा लिया सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुबरा प्रखंड के राघोपुर गांव में, और राघोपुर गांव की एक खासियत है कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चहेता गांव माना जाता है। और यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ चुके हैं और रात्रि विश्राम कर चुके हैं। जब जब मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होता है, यहाँ की व्यवस्था बेहद बढ़िया बना दी जाती है। और यह सरकारी अस्पताल है। जब मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होता है तो यह सरकारी अस्पताल हंसता दिखाई देता है, रंग रोगन कर दिया जाता है और अस्पताल में तमाम सारी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है ताकि सीएम देखे तो खुश हो जाए। लेकिन इसी अस्पताल की स्थिति क्या है, हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ डॉक्टर भी मौजूद है, स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद है, लेकिन अस्पताल में कोई बैठना नहीं चाहता है। अस्पताल की स्थिति क्या है, आपको कैमरे की नजर से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि यह अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर कोई बैठना नहीं चाहता है क्योंकि लोगों को जान का खतरा महसूस होता है। और आप तस्वीर देख सकते हैं अस्पताल की स्थिति क्या है। हमारे साथ यहाँ के जो आयुष चिकित्सक हैं उनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या कहना है, किस तरीके की परेशानी है? सर, यहाँ मूलभूत सुविधाओं, सबसे पहले तो मकान नहीं है, स्टाफ नहीं है। कार्य क्या होता है, जिस दिन हम आते हैं यहाँ कुछ जो आवश्यक दवा है वो बांट कर चले जाते हैं। सर, मेरी आज यहाँ पे न्यूज ज्वाइनिंग हुई है। मैंने आके देखा तो ये खंडर है, इसमें बैठ नहीं सकते, इसमें बैठने का खतरा तो जान को लेना होगा। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो यहाँ के तैनात कर्मचारी है, स्वास्थ्यकर्मी है, उनको भी इस अस्पताल में बैठने में डर लगता है। उनको अपने जान का भय सता रहा है क्योंकि अस्पताल कभी भी गिर सकता है और किसी भयानक हादसे को आमंत्रित कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो उस परिस्थिति में इस अस्पताल के जीर्णोद्धार के नाम पर कितने पैसे की लूट हुई होगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब बात भागलपुर की। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। आपको बताते चले कि भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास की बदहाल स्थिति की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब जो है वीसी ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए व्यवस्था में सुधार की शुरुआत की गई है। आपको बताते चले कि वीसी ने महिला छात्रावास के वार्डन को बुलाकर सारी जानकारी ली और पूरी व्यवस्था को जल्द सुधारने की बात कही है।
यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले खबर दिखाई थी, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जिसके कारण भयभीत हैं छात्राएं, और कई छात्राएं पलायन कर घर भी चली गई थी समस्या को लेकर। और अब जो है खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का असर यहाँ पर एक बार फिर हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढा उठा उसको भरने का काम किया जा रहा है। वहीं हॉस्टल में जो कैंट है, पानी की व्यवस्था है, उसको ठीक करने की जो का काम है वो शुरू हो गया है। छात्राएं हैं, हम इनसे बात करते हैं, किस तरह से काम हुआ, कैसे क्या हो रहा है अब? काम तो अच्छा हो रहा है, मिट्टीकरण भी हो गया है, उसके बाद कैंट खराब था वो भी सही हुआ है। हम लोग का हॉस्टल का काम शुरू हो गया है, अच्छी तरह से हो रही है। न्यूज़ 18 के तहत, आवाज़ उठाने के तहत न्यूज़ 18 को धन्यवाद। पहले हो रहा था काम क्या? पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन न्यूज़ 18 के तहत, आवाज़ उठाने के तहत काम शुरू हो गई है, काम हो रही है। अब डर लग रहा है? अभी डर तो अभी थोड़ा लाइट की सुविधा नहीं है, कुछ तो डर है। रूम सब रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। काम चालू हुआ? काम तो चालू हुआ है, कुछ हद तक चालू हुआ है। थोड़ा साफ सफाई बाकी है, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। और मिट्टी कैसे हुआ ये सब? न्यूज़ 18 की वजह से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? कुमारी पम्मी। और मैडम है यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से काम शुरू हुआ, क्या क्या हुआ है अभी तक? मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मीटिंग में त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने आदेश दिया। उसमें DSW आए, प्रॉक्टर आए, विश्वविद्यालय के इंजीनियर आए, और जो काम तुरंत होने का था वो तुरंत उन्होंने करवाया। जैसे एक थी कि सुपरिटेंडेंट को इम्प्रेस मनी दिया जाता था 25,000, जो कि ख़त्म हो जाता था, लेकिन उनको मिलता नहीं था जल्दी से, जिस कारण सुपरिटेंडेंट कोई काम करवा नहीं पाती थी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात जमुई की। जमुई में एक ऐसा गांव है जहां के जो किसान है वो खेतों में जल संरक्षण के लिए खेतों में जो पटवन करते हैं वो कुएं से करते हैं, और ये कई दशकों से चला रहा है। और आपको बताते चले कि इस गांव में डीप बोरिंग की भी मनाही है। साथ ही इस गांव के जो किसान हैं वो जमीन के अंदर छेद कर डीप बोरिंग की भी मनाही कर रखी है, जिसका नतीजा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जहां हर जगह जलस्तर नीचे चला जाता है, वहीं यहां 15 से 20 फीट में ही पानी मिल जाता है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के इस केडिया गांव में 250 एकड़ वाले रकबा में सिंचाई और पटवन के लिए कुआं का भी उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि सरकार ने भी इस गांव के किसानों की सोच को बढ़ावा दिया है और सरकारी मदद से कई कुआं का निर्माण भी कराया है। गांव के जलस्तर को मेंटेन रखने के लिए जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले केडिया गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। गर्मी का मौसम आने के साथ ही समस्या हो जाती है पानी के जल स्तर को लेकर, जिससे लोग परेशान होते हैं। जहां पर कुएं सूख जाते हैं, वहीं वाटर लेवल कम होने से पानी की किल्लत होती है। लेकिन जमुई जिले में एक ऐसा गांव है जहां वर्षों से लोग पटवन, जो खेती है, कुआं के माध्यम से ही करते। कहने का मतलब कि इस गांव में जमीन को छेद कर बोरिंग से पटवन करने की बात नहीं होती है। बरसों के किसानों का जो पहल रहा इस गांव का, जिस कारण इस गांव का जल स्तर काफ़ी ऊपर है। कहने का मतलब 15 फीट में पानी मिल जाता है। कैसे मेंटेन हुआ, कितना में पानी मिल जाता है यहाँ पर, कितनी दूरी में? 30 फीट के अंदर हम लोग को पानी चल रहा है। देखिए, आज हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत जगह जल का समस्या होता है। जल मतलब गर्मी के दिनों में कुआं सूख जाता है, पटवन का कोई साधन किसानों को नहीं रहता है। एक तरफ यूँ कह सकते हैं कि इस गांव के किसान जल संरक्षण को लेकर एक पहल करते आ रहे हैं, और दशकों से ये चलते आ रहा है कि यहाँ पर बोरिंग करना मनाही है। क्या हकीकत है सर? यहाँ पे क्या है कि यहाँ के किसानों ने सबसे पहले ये कसम खाई है कि अपने जल संरक्षण को लेके हम लगातार इस पर संघर्ष करते रहेंगे। और यहाँ के नया जो पीढ़ी आ रहा है उनको एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अब पानी की जो संकट को जो इस तरह पूरे देश में बढ़ते जा रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जमुई जिले में चर्चा रहती है केडिया गांव की, क्योंकि किसान यहाँ पर अपने गांव में बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जल संरक्षण को लेकर, ताकि इस गांव के लोग पानी के लिए परेशान न हो, भविष्य में इनके बच्चे पानी के लिए परेशान न हो। यही नतीजा है कि यहाँ पर जल स्तर काफ़ी ऊपर रहता है, जबकि जिले में बाकी जगह लोग जल स्तर को लेकर परेशान रहते हैं गर्मी के मौसम में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
और इधर सासाराम में चैता की महफिल सजी, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और लुप्त हो रहे परंपराओं को सजोने की भी कोशिश की और जमकर। आपको बताते चले कि झाल और मजीरी की ताल पर स्थान के लोग जमकर झूमे। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर चैता की महफिल सजी और लोगों ने भरपूर आनंद भी लिया। कल चल जाएगा तो फिर कहाँ मिलेगा, हम लोग तो ये ना रहेगा हम लोग के साथ। है ना भाई जी, आप पत्रकार और न्यूज़ में आइए जो रात दिन दौड़ रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।